नमस्कार। बिहार के बाद बंगाल गया था। एक हफ्ते रहने के बाद एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में कैसी हो रही है, आम लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, बिहार बंगाल के गांव में, कोलकाता में, शहरों में क्या क्या स्थितियां हैं, और ममता बनर्जी दिल्ली इलेक्शन कमीशन को जितना चिट्ठी लिख के घेर रही हैं, ज़मीन पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का रुख क्या है और ये सब वहाँ पर क्या हो रहा है, ये जानने के लिए मैं गया था। तो मैंने सोचा कि बंगाल से लौटने के बाद आपको बताऊं कि बंगाल में मैंने क्या देखा। आपको मालूम है, पुलिस और पत्रकार, इनका काम कभी खत्म नहीं होता। वैसे आप दूसरी जगहों पर दूसरे पेशे के लोग, दूसरा काम करने वाले लोग जब एक बार बहुत मेहनत करते हैं, बहुत टूर पे रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं, जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वो वैकेशंस के लिए जाते हैं, घर पे आराम करते हैं, कुछ दिन का रेस्ट लेते हैं। लेकिन पुलिस और पत्रकार का काम ऐसा है कि एक चीज़ ख़त्म होती है तब तक दूसरा सामने आ जाता है। आपने पीछे क्या अच्छा किया या बुरा किया, इसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। सवाल ये पूछा जाता है कि अब कल से क्या करोगे, आगे क्या करोगे। ऐसा ही मेरे साथ भी है। एक कार्यक्रम एक प्रदेश का या एक मुद्दे का ख़त्म होता है तब तक मेरे सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है, अब मैं कल से क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो ऐसे ही हुआ, बंगाल के चुनावी नतीजे आए 14 तारीख को। 14 को तो मैं स्टूडियो में ही था, 15 को दिल्ली से मैंने एक कार्यक्रम किया। फिर मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार ने 2-3 एपिसोड किया, 2 एपिसोड। और फिर सवाल ये कि मैं अब आगे क्या करूं, कहाँ करूं। तो मैंने सोचा सबकी निगाहें लगी हुई हैं बिहार के बाद बंगाल में क्या होगा। और ममता बनर्जी एसआईआर का इतना पुरजोर विरोध कर रही थी, तो मैंने सोचा कि लगता है कि ममता बनर्जी घेरी हुई है। तो मैं गया और मैंने वहाँ तमाम जगहों पर देखा, और तो जो चीज़ मुझे समझ में आई, और पश्चिम बंगाल का इतिहास, उसकी राजनीति, उसके समीकरण और कुछ दिलचस्प किस्से मैंने सोचा आज के वीडियो में आपसे शेयर किया जाए पश्चिम बंगाल से आने के बाद। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अपने हाल के वीडियोस में मैं हमेशा कहता हूं और इस बार भी कह रहा हूं कि अगर आप एक तरफा बातें सुनना चाहते हैं, अगर आपका दृष्टिकोण एकांगी है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं आपको खुश करने या आपके मन लायक बातें जो आपको सूट करे, मैं वैसी बातें करने में यकीन नहीं करता हूं। तो आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसा आप चाहते हैं, जो आपकी उम्मीद है, जैसी आपकी इच्छा है, वैसा वो आपके सामने बातें प्रस्तुत करते हैं। आप उन प्लेटफॉर्म्स पर जा कर के अपनी क्षुधा को शांत कर सकते हैं, अपनी प्यास बुझा सकते हैं। मैं सिर्फ वही बातें आपसे करने के लिए आता हूं जो मैंने देखा है, जितनी मेरी समझ है, जो ज़मीन पर हो रहा है और इसकी क्या वजह है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, वो आपसे शेयर करने के लिए। और इसमें पूरी कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि जो देखा, जैसा देखा है वैसा ही आपको बता जाए, उसमें मिलावट बिल्कुल ना हो। तो बहरहाल अक्सर से होता ये है कि मैं जब कहीं जाता हूँ, कई बार आपको दौर ये चला है कि आपको किसी न किसी खेमे में जोड़ने की कोशिश की जाती है। मुझे अच्छा ये लगता है कि जो जहाँ विपक्ष में है, ज़्यादातर उसके मेरे वीडियोस उसके काम के हो जाते हैं। देखिए, चूँकि शायद सत्ता से सवाल पूछना या सत्ता जहाँ पे जिसकी है, उसको जो चीज़ें नागवार गुजर सकती है, वो भी मेरे वीडियोस में लोगों को मिलता है। तो शायद इसीलिए आप देखिए, मैं पश्चिम बंगाल में गया, आप वेस्ट बंगाल बीजेपी का ट्विटर अकाउंट खोल के देख लीजिए, और उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरे ही वीडियो शेयर किए पीछे के दिनों में। बहरहाल इससे अलग मैं ये बात कह रहा हूँ कि इधर उधर की बात अपने मेरे 45 मिनट के वीडियोस हैं। बहुत सारे लोग 45 मिनट के वीडियो में 1.5 मिनट का शेयर करते हैं, कभी इधर वाले कभी उधर वाले। हंसी और मजाक की बात तो तब है जब मेरे प्रोग्राम का ही वीडियो, जो मैंने ही अपने प्रोग्राम में शूट करके दिखाया है, जबकि मेरा लाइव प्रोग्राम नहीं, जो मैं भेजता हूँ उसको एडिट करने की 100% संभावना रहती है, वो सब मेरे हाथ में है। लेकिन अगर अब शब्द नहीं कहे गए हैं तो शायद सामने वाला मेरी बुराई भी अगर कर रहा है तो भी मैंने आज तक उसको एडिट नहीं किया। और मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे
जो 1.5-2 लाख लोग मेरे कार्यक्रम में बोल चुके हैं, मैं बार बार कहता हूं कि मेरी एफिडेविट वही है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो आगे मैं बातें करूंगा, हो सकता है इधर वालों को, हो सकता है उधर वालों को थोड़ी नागवार गुजरे, तो गुजरे इसकी मैंने कभी फिक्र नहीं की। जो देखा है, जो सच है और जितना पढ़ा है, जो जानता हूं, वो आपके सामने रखता हूं। पहली चीज जो मैंने नोटिस की, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी में तेजी से विस्तार देखने को मिला। विस्तार हुआ है नहीं हुआ है, इसकी तस्दीक 2021 की जनगणना शुरू होने के बाद जब पश्चिम बंगाल के आंकड़े सामने आएंगे तब पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या कितनी बढ़ी है। वैसे किसी भी सूबे में देश के जितने मुसलमानों की संख्या है, उससे कहीं ज्यादा पश्चिम बंगाल की है। इस बार मेरे देखने में ऐसा लग रहा था, अगर आप मेरे वीडियोस देखें तो आमतौर पर पहले से वो नहीं रहते, तो मैं अपने वीडियोस के आधार पर बता सकता हूं। मैंने जितने लोगों से बात की उसमें आधे से ज्यादा या और भी इसका प्रतिशत ज्यादा होगा, वो मुसलमान ही थे, जबकि मैं पब्लिक प्लेसेस पे बात कर रहा था। तो मैंने ये रीड किया, मैं 2006 से जाता हूं, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन मैंने 2006 से शुरू किया। वो किस्सा भी बड़ा मजेदार है, वो आगे बताता हूं। अभी ये बात पहली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात, कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और बहुत तेजी से मुसलमान कई जिलों में मेजॉरिटी में, माइनॉरिटी की जगह मेजॉरिटी में आ गए। पहले यह कहा जाता था 2011 तक, शायद मुझे जहां तक जनगणना का याद है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर, ये 3 मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जिले घोषित हो गए थे। लेकिन अगर 2021 की जनगणना होगी और उसके आंकड़े आएंगे तो मुझे लगता है कि कुछ और जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। मुसलमानों की बढ़ती आबादी के पीछे कारण क्या है, ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग इधर वाले ये कहेंगे कि ममता बनर्जी ने के जमाने में बांग्लादेशी घुसपैठी आए और ममता बनर्जी ने उनको आश्रय दिया और उनको अपना वोटर बना लिया है। ममता बनर्जी मुसलमानों की नेता हैं। ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के बदौलत सत्ता में बनी रहती हैं। ममता बनर्जी ने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, लोग ये कह सकते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ममता बनर्जी 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी और उसके 3 महीने बाद, यानी 36 महीने के बाद ही देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, जो कि बॉर्डर पूरे तौर पर केंद्र सरकार के पास है। तो बॉर्डर की सुरक्षा, इन्फिल्ट्रेशन की जिम्मेदारी, और इन्फिल्ट्रेशन अगर हुआ है तो सिर्फ आप ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। और मुझे तो याद है 2014 में पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री हमेशा कहते थे कि पश्चिम बंगाल के लोगों के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है, या तीसरे में भी। कैसे ममता बनर्जी को आपने चुना है, वो यहाँ पे काम करेंगी, दिल्ली में मुझे चुनिए, आपका बेटा, आपका भाई दिल्ली में बैठेगा और 2 हाथ में आपके लड्डू होगा, और तीसरा प्रणब मुखर्जी एक बंगाली राष्ट्रपति है, 3 हाथ में लड्डू होगा बंगाल के। इस तरह का वो बातें कहते रहते थे। और पश्चिम बंगाल की आज की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ कैसा रिश्ता रहा है, वो एनडीए की सरकारों में कितना बीजेपी के करीब रही हैं, ये आप जानते ही। खैर, अब वो दूरियां बन गई, अब जो कभी दोस्त थे अब दुश्मन हो गए सियासी, तो अब बातें दूसरे तरह की होती है। लेकिन ये सवाल बहुत जायज़ है कि अगर ममता बनर्जी के शासनकाल में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी। दूसरी बात यह कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने का यह सिलसिला क्या अभी शुरू हुआ? क्या पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या में कोई अपार वृद्धि, एकाएक वृद्धि हो गई है, या उनका जो ग्रोथ रेट है पश्चिम बंगाल में वो तेजी से है, या देश के दूसरे इलाकों के मुसलमान भी कोलकाता या आसपास के इलाकों में बसने को, खास करके मैंने देखा है कि बिहार की बड़ी संख्या में मुसलमान जिन बड़े शहरों में जाते हैं उसमें कोलकाता उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है। बहरहाल उसके कारण क्या हो, ये सरकारें आंकड़ा लाएं, सरकारें ये बताएं कि इन्फिल्ट्रेशन का है, क्या है, कैसे नहीं। मैंने जो देखा वो ये देखा कि अगर आप कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल का कैपिटल है, वहाँ से अगर आप स्वरूप नगर जाते हैं, जो कि बांग्लादेश का बॉर्डर है, हकीमपुर, वहाँ तक जाते करीब 77-80 किलोमीटर का बाई रोड रास्ता है। 77-80 किलोमीटर जाने में आपको 3 घंटे लगते हैं। और मेरी बात का यकीन मानिए, 2 बॉर्डर है,
वो एक जगह बारासात से वो अलग होता है, बनगांव की तरफ जाता है, जहां मतुआ हिंदू कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से जो कि बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर, मुस्लिमों का शिकार होकर के वो शरणार्थी के तौर पर हिंदुस्तान आए थे। वो इलाका बनगांव का है, मथुआ हिंदुओं का है। आप दोनों बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो आप यकीन मानिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं या जो बहुत साल पहले गए हैं उनके लिए ये दोनों तरफ आपको 2 बीघा 5 बीघा का प्लॉट भी सड़क किनारे खाली नहीं दिखेगा। पूरा 70 किलोमीटर तक भाई मार्केट ही मार्केट, दुकानें ही दुकानें, मार्केट ही मार्केट है। और उन मार्केट में, उन दुकानों में मुझे लगता है कि 70% से ज्यादा दुकानें मुसलमानों की हैं। मुसलमान पश्चिम बंगाल के कई डिस्ट्रिक्ट्स में, मुझे नहीं लगता कि हम माइनॉरिटी में हैं, वो मेजॉरिटी में आ चुके हैं या मेजॉरिटी में आने के करीब है। तो जैसा मैंने कहा, इस तरह की जब बात दिमाग में आती है, जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि क्या हो रहा है, ये डेमोग्राफिकल चेंज कैसे हुआ, ये डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है, इसका असर क्या है, इसका असर क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या जानबूझ करके जो अवैध घुसपैठिए आए हैं यही उनकी संख्या को इतना बढ़ाते हुए जा रहा है, चक्कर क्या है। मैंने आपको बताया चक्कर कई है। मेरे देखने में चक्कर मैं इसलिए नहीं बता सकता कि सरकारी आंकड़े जनगणना के आए तो बताया जा सके, जो दिख रहा है वो ये है। अगर इसके ऐतिहासिक तथ्यों पर जाएंगे माफ कीजिएगा, गला खराब है। देश में पहली जनसंख्या 1872 में हुई थी, और उसके जो आंकड़े आए थे, तब पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल तो था नहीं, उसके जो आंकड़े आए थे उस समय मुसलमानों और हिंदुओं की संख्या करीब करीब आसपास थी, यानी 50% के आसपास थी। पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश हो गया, वहां मुसलमानों का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक माहौल तो पश्चिम बंगाल में उन दिनों वैसा नहीं था। वहां बांग्ला प्राइड, हमार बांग्ला, जय बांग्ला, ये नारा वहां ज्यादा काम करता था। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1880 उसी जनगणना के जब आंकड़े आए उसके कुछ ही दिन बाद आनंद मठ में लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी। और देखिए पश्चिम बंगाल की खासियत, वो आगे भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मुसलमानों के बारे में जान लीजिए। तो ये आंकड़ा पहले था। जब भारत आज़ाद हुआ और जब मुसलमान पूर्वी बांग्लादेश में, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जब धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हुआ, तो 2 ही स्टेट तकसीम हुए, और सबसे ज़्यादा तकसीम अलग अलग हुए। 2 स्टेट्स पर ही इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा, एक पंजाब, दूसरा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पूर्वी हिस्से में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसी वजह से पूरे बंगाल में वो आधे आधे हो जाया करते थे। लेकिन जब धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, और अंग्रेजों का तो आप जानते ही हैं, एक से एक कलाकार अंग्रेज भी, बंटवारा किस तरह का किया कि मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था वो हिंदुस्तान में आ गया, और चटगांव और वो दूसरा एक देखिए भूल गया वो जो गैर मुस्लिम डोमिनेंस वाला एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया। अब मुर्शिदाबाद, मालदा, ये पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। अरे जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा था, तो जहाँ गैर मुस्लिम थे की अधिकता थी उन्हें भारत में होना चाहिए था, जब मुस्लिम की अधिकता थी उन्हें बांग्लादेश में होना चाहिए था। अगर हिंदू मुस्लिम पर बंटवारा हो रहा था, एक मोटी बुद्धि के आधार पर मैं कह रहा हूँ। बहरहाल, तो उससे क्या हुआ कि जब ये बंटवारा हुआ, तो जब बांग्लादेश पाकिस्तान बना, तो वो तो चले गए पाकिस्तान के साथ मुस्लिम। तो वहाँ 79 पर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब करीब करीब 79% के आसपास, 78-80 के आसपास बांग्लादेश में मुसलमान थे, जो अब बढ़ के 89% हो गया 2011 तक में। हमारे मुल्क में, पश्चिम बंगाल में,
18-19% के आसपास आज़ादी के समय 1947 में थे, और 2011 का आंकड़ा बताता है कि उनकी संख्या 28% के आसपास हो गई थी। यानी करीब करीब 10% उनकी आबादी 47 से 2011 तक में बढ़ी, 57 सालों में, 54 सालों में। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब 2021 का आंकड़ा आएगा तो बात समझ में आएगी, लेकिन मोटे तौर पे 40% से तो 38-40% से तो कम पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी शायद ही हो, मुझे डाउट है इस बात का। अब सवाल उठता है कि ये मुसलमानों का, जो मैंने आपको बताया कि मुसलमान वहाँ पहले से ही थे, एक इंटरेस्टिंग सवाल ये उठाया जाता है कि मुगलों ने सबसे बाद पे बंगाल पे बंगाल को हथियाया, फिर वहाँ मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या कैसे बढ़ गई। उसके कई कारण इतिहासकार देते हैं, जिसमें एक कारण ये भी देते हैं कि पूर्वी बंगाल में लो कास्ट यानी नीची जातियों के लोग और ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन प्रॉपर्टी नहीं थी, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और लैंड ओनर्स की संख्या बहुत कम थी। तो इसलिए उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन किया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो मुगल आक्रांता जो आए थे वही ज़्यादा बस गए, तो अब उसका कारण तो नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये सामने है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि मुसलमानों की संख्या तो वहां पहले भी 27% 2011 में किसी प्रदेश में नहीं थी, तब भी मुसलमानों की संख्या पश्चिम बंगाल में वहां ज्यादा थी। तो अब सवाल उठता है कि फिर जहां मुसलमानों की संख्या इतनी हो, जहां पर सबसे पहले वंदे मातरम लिखा गया हो, जहां पर सबसे पहले माँ भारती का चित्र वो मैप में जो देखते हैं वो बनाया गया हो, जहां पर हिंदुत्व शब्द सबसे पहले इजाद किया गया हो, जहां पर ये नारा हिंदुत्व खतरे में है, जिस भूमि पे ये लाया गया हो, उसी भूमि पर बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी इतने लंबे समय तक सर उठा क्यों न सकी। ये भी तो एक बड़ा सवाल है कि ये अभी कैसे हुआ, अभी पहले क्यों नहीं हुआ, और क्या ये अगला इलेक्शन हिंदू बनाम मुस्लिम पर होगा क्या। और अगर ऐसा होता है जैसी बीजेपी की कोशिश है, और कोशिश क्या है, बीजेपी कहेगी, बीजेपी हमेशा से कहेगी और यही बात कहेगी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात, एक ही मुद्दा है बीजेपी के पास। तो ये बातें सामने आएंगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और वहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ यानी बीजेपी की, पुरानी बीजेपी की नींव उन्होंने ही रखी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में वो कांग्रेस के मेंबर के तौर पर गए, जवाहरलाल नेहरू के समय में वो मंत्री भी बने, बाद में विरोधों के चलते उन्होंने छोड़ दिया और जनसंघ बनाई। आपको मालूम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इतनी तगड़ी लोकप्रियता थी पश्चिम बंगाल में कि कहते हैं कि वो कुछ दिनों तक और रहे होते तो भारतीय जनसंघ और आरएसएस ने अपना विस्तार वहाँ पर कर लिया होता, और उनके आभा मंडल के आगे कांग्रेसी और वामपंथी दोनों विचलित रहा करते थे। आपको मालूम है, मैं जहाँ तक बहुत डेट की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जून के तीसरे हफ्ते में 1953 में, शायद 23 जून को 1953, मैं लिख के पढ़ता नहीं हूँ, देखिए भाई, लिखा हुआ पढ़ता नहीं हूँ, याददाश्त के आधार पर बोलता हूँ, कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो निधन हुआ था, बहुत लोग उसे हत्या भी मानते हैं, बहुत लोग उसे रहस्यमयी मौत भी मानते हैं। उसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर कोलकाता आने को था, या उनके निधन के बाद कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में जैसी परिस्थितियां होती, कहते हैं, किताबों में आप पाएंगे, लेखों में पाएंगे, आरएसएस के कुछ लोगों ने ये बातें लिखी हैं कलमबद्ध तरीके से अलग अलग जगहों पर,
कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी से के निधन से पैदा हुई सहानुभूति का फायदा आरएसएस और भारतीय जनसंघ को न मिल सके, इसके लिए ट्राम ब्रिटिश कंपनी जो चलाती थी, ट्राम कोलकाता का ट्राम, उसका 1 पैसा किराया बढ़ा दिया गया। और वो 1 पैसा किराया बढ़ने के बाद पश्चिम बंगाल में तमाम ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट नेताओं ने इतना हंगामा कर दिया, इतना हंगामा कर दिया, ट्राम रोक दी, तोड़ फोड़ कर दी, जला दी। फिर इसके बाद ज्योति बसु से लेके तमाम उनके बड़े नेता अरेस्ट किए गए। मसला कहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दूसरी तरफ हो गया। अब बंगाल रोको बंगाल बंद का ऐलान जुलाई के पहले हफ्ते में कर दिया गया। लोग कहते हैं कि उसके बाद से ही, तब आरएसएस बीजेपी को लोग कहते थे या मानते हैं कि उनको रोकने के लिए कांग्रेस और सीपीएम ने अपना गठजोड़ कर लिया। बहरहाल बाद में आपको जान के अचरज होगा, 1980 में भारतीय जनता पार्टी फिर बनी, जनता पार्टी से अलग बनकर, और उसे 19 बरस लग गए पश्चिम बंगाल में अपना पहला विधायक जिताने में। 1999 के अशोकनगर, अगर मुझे याद है तो, बाय इलेक्शन में पहली बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिला। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और वो कमल खिला किसकी वजह से? टीएमसी ने उसमें बीजेपी का सहयोग किया था। और फिर उसके कई साल के बाद टीएमसी का दूसरा एमएलए जीता। हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कभी भी बंगाल में सर नहीं उठा पाई। ये भी अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। जहां मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी हो, वहां हिंदू मुस्लिम का अभी तक चुनाव नहीं हो पाया। अभी तक नहीं हुआ है। अगला तैयारी हो रही है। अब उसमें कई फैक्टर हैं। एक फैक्टर यह है कि पश्चिम बंगाल का जो बांग्ला मानुष है, उसका बंगाली प्राइड बहुत हाई है। मुसलमान हिंदू में आप अगर बांटना चाहेंगे तो उससे पहले वो बंगाली है। उनको अपना कल्चर, अपना साहित्य, अपनी संस्कृति बहुत पसंद है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, मुसलमान होने के नाते तो उन्हें पाकिस्तान में मिला दिया गया, लेकिन आप पढ़ेंगे किताबों में कि अलग होते ही उन्होंने बांग्ला आइडेंटिटी को, उनका मुसलमान होकर के वो देश के दूसरे मुसलमानों से अपने आप को बंगाली मुसलमान जोड़ नहीं पाता है। वो नहीं जोड़ पाता है। जैसे देश के दूसरे हिंदुओं से बंगाल का हिंदू अपने आप को नहीं जोड़ पाता है। मैंने आपको बताया कि हिंदुत्व की सारी प्रयोगशालाएं बंगाल में है, मगर उस तरह से उसका उभार बीजेपी का और नई जगह पे हो पाया। जबकि कारण देखिए, गुजरात और बंगाली और गुजराती है। आप मेरी बात याद रखिएगा, मैं इलाहाबाद में रहा हूं, बनारस बहुत जाता आता रहा हूं, तो मैं इलाहाबाद में लंबे समय तक प्रयागराज में रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो बंगाली और गुजराती 2 कम्युनिटी ऐसी हैं, और साउथ इंडिया के भी, लेकिन ये 2 ज्यादा, ये बहुत धर्म को मानने वाले धर्म भीरू लोग होते हैं। इनकी अपनी आस्था होती है। एक बंगाली अगर 20,000 रुपये महीने कमाता है तो वो 200, 300, 500 रुपये एक अलमीरा में अलग रख देता है। गुजराती भी अलग रख देता है, और वो घूमने के लिए रखता है। गुजराती अब बदले हुए परिप्रेक्ष्य में वो घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं, लेकिन बंगाली आज भी तीर्थ यात्राओं के लिए जाते हैं। और पूरा उसका जो कस्टम है, जो उसकी परंपराएं, उसको निभाते हैं। जो ट्रेडिशन है, गया जी जाएंगे सर मुड़ाएंगे, प्रयागराज जाएंगे, वहाँ का जो है, काशी विश्वनाथ जाएंगे, एक बस में सब इकट्ठे हो जाएंगे, खाना अपना ले करके जाएंगे। सबसे सस्ता गेस्ट हाउस उनको मालूम है, वहीं रुकते हैं। सबसे सस्ती व्यवस्था में बंगाली पूरी हिंदू रीति रिवाजों को मानते हुए हिंदू तीर्थ स्थलों तक जाते हैं। तो उनका, लेकिन वो देश के दूसरे हिंदुत्व की तरह वो नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जब पहली बार ढाका गए थे, आप पढ़िएगा किताबों में, मैं कोई अपने मन से बनी बनाई बात नहीं कह रहा हूं, तो वहां बंगाली नाविकों ने उनको घेर लिया। उन्होंने कहा आपको बंगाली को उर्दू के बाद दूसरी सेकंड नेशनल लैंग्वेज घोषित करनी होगी। जिन्ना माने नहीं। पाकिस्तान का इधर वाला जो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश
के मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमानों से कभी तारतम्य स्थापित कर ही नहीं पाए। वो बांग्लादेशी प्राइड से अलग हो ही नहीं पाए। अंततः गत्ता देखिए आपने, उन्होंने छेड़ दिया और अलग हुए। और जैसे ही बांग्लादेश का गठन हुआ, आमार सुनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर धर्म के आधार पर अलग हुए राष्ट्र ने इस्लामिक गणराज्य घोषित करते हुए भी एक हिंदू रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा आमार सुनार बांग्ला को अपना राष्ट्रगान घोषित किया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके अंदर बंगाली प्राइड मुस्लिम और हिंदू दोनों में बहुत ज्यादा है। एक बात तो ये। अब बात उठती है कि फिर बीजेपी ने इतना अच्छा किया, 77 सीटें। बात बीजेपी की नहीं है, बात यह है कि नरेंद्र मोदी का जादू 2014 के चुनाव में पहली बार सामने आया। देखिए, आप मानिए चाहे ना मानिए, पिछले कई सालों में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा उभरे थे। अब जबकि बहुत समय हो गया तो उनकी बहुत बातें उल्टी सीधी हो जाती। बहुत पहले उन्होंने कुछ बोला था, अब वो कुछ बोलते हैं। पहले कुछ कहा था, कुछ है। समय काल और सत्ता परिवर्तन, सत्ता सब में चेंज ला ही देता है। अब जितने करप्ट पार्टीज के लीडर्स हैं, जिन पे उन्होंने खुद ही करप्शन का आरोप लगाया, वो सब एनडीए में है। परिवारवाद पे वो आरोप लगाते थे, वो परिवारवाद के सब नेता उन्हीं में चले जा रहे हैं। अब सत्ता है, वो उसका अपना एक कैरेक्टर होता है। आप ही को हमको बना दिया जाए तो ये आपको सत्ता के लिए समझौते न करो तो फिर सत्ता मिलेगी नहीं, और सत्ता मिल जाए तो समझौते करने ही पड़ते हैं। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऑरा था ना, उसका बड़ा असर पश्चिम बंगाल पर हुआ। और जो 6% के आसपास बंगाल में बीजेपी को वोट मिलते रहते थे, वो सीधे छलांग मार के 16% पर गए। वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से। नहीं तो आरएसएस तो बहुत दिनों से काम कर रहा है, बहुत दिनों से आरएसएस काम कर रहा है, मगर दाल नहीं गलती थी। नरेंद्र मोदी की बातों ने, नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व के कार्ड ने वहां के लोगों में एक अलग तरह का भावना का ज्वार बहाया। और उसमें सर्वाधिक योगदान मतुआ लोगों का है। मतुआ हिंदू हैं, दलित हैं, जो बांग्लादेश से आए थे, और वो अपनी नागरिकता को लेकर, और चूंकि मुसलमानों के धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर आए थे, तो एंटी मुस्लिम बात करने वाला आदमी उनको सूट करता है। हालांकि फिर वही बात है कि बांग्ला प्राइड उनमें भी बहुत ज्यादा है। वो भगाए गए हैं धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर के। बावजूद इसके मैं ये नहीं कह सकता, आज की तारीख में भी आप ये नहीं कह सकते कि 80% या 90% मतुआ या 95% मतुआ बीजेपी के साथ ही हैं। उसमें भी अब डिवीजन होना ही है, आपको पता ही, कोई सोसाइटी, लेकिन मेजॉरिटी बीजेपी के साथ है। और जो बीजेपी का उभार पश्चिम बंगाल में हुआ है, उसमें इन लोगों का बहुत योगदान है, और एससी कम्युनिटी के लोगों का बहुत योगदान है। और इस बार भी बीजेपी, अब आप छोड़ दीजिए कांग्रेस सीपीएम को, कोई सर उठाने का कोई सवाल ही नहीं। इस बार भी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी में होगी, और बीजेपी पूरी ताकत बहुत वैसे तो लगा रही है टीएमसी के साथ। अब बड़ा मुकाबला तगड़ा होगा। लेकिन बात क्या है, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें, और भी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाए बोरिंग भी हो जाता है और मैं भूल भी जाता हूँ। मैंने बताया ना, लिखे तो है नहीं, तो अभी जो बातें मैं कह रहा हूँ, देखिए एक चीज़ मैंने ये देखी कि अब SIR है जैसे। अब मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया, यकीन मैं बताऊं, कि जो विपक्ष के नेता जमीन पर, जिनके कार्यकर्ता गांव-गांव सड़कों पर आम लोगों के बीच में जाते नहीं है बात करने, और वो कैसे बैठ करके कह देते कि SIR से वोट चोरी हो रही। मेरे ये नहीं समझ में आया आज तक। मेरी बात का बहुत लोग बुरा मान जाते हैं। एक सज्जन मुझे मिले ऐसे सार्वजनिक स्तर पर, खान पान पे, वो बड़ा बिफर गए मेरे पर। उन्होंने कहा, आप किस तरह की बात करते हैं, SIR कोई मुद्दा ही नहीं है, SIR कोई वोट चोरी नहीं है, SIR से। अब मैं कहाँ जवाब देता फिरूं, बोलिए। मैंने कहा बिहार में भी SIR कोई मुद्दा नहीं था चुनाव का, ना आम लोगों का। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, SIR पश्चिम बंगाल में भी मुद्दा नहीं है, ना आम लोगों का, ना चुनाव का मुद्दा। और जो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, जनता उसके मुद्दे से प्रभावित नहीं होगी। हाँ, अगर आप एक तरफा है तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा। अब आप कहेंगे ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही है,
इससे तो लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जाए। अरे क्या खाक पकड़े जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए? अब 15-20 हज़ार 25 हज़ार बाहर जो जा रहे हैं, जिनको आप देख रहे हैं, वो इन्हीं 10 सालों में आए हैं और वही 600 टका 800 टका 1000 टका दे के आए थे। कोई नदी से आया, कोई आया, इसी मोदी सरकार और ममता सरकार में आए थे। 10 11 12 सालों में कागज़ बनवा नहीं पाए थे, सारी चीज़ थी नहीं, नए नए आए थे। उन्होंने जब हल्ला हुआ वो डर के जाने लगे। वो 10 15 20 हज़ार जाएंगे बमुश्किल, क्योंकि मैं बॉर्डर पर गया था, एक दिन 150-200 लोग जा रहे हैं। शुरुआत में 700-800 लोग गए, फिर उसके बाद 150-150 200, या तो रास्ता निकाल लिया होगा। ये तो करप्ट यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी, ये सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस देश के सबसे बड़े घुन है, सबसे बड़े कलंक है। भ्रष्ट सरकारी अधिकारी इस देश के सबसे बड़े घुन है, सबसे बड़े कलंक है। अगर ये भ्रष्ट न रहते तो इस संख्या में आधार कार्ड हर जगह नहीं बनता। जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे आधार कार्ड बनवा लेता। सबसे बड़ी, हमने तो यही कहा था ना, हमारी कमजोरी सबसे बड़ी यही है कि आजादी के इतने सालों के बाद हम एक फुल प्रूफ सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना सके। हमें SIR छोड़ दीजिए, होने दीजिए जो हो रहा है, लेकिन आधार कार्ड का फुल प्रूफ वेरिफिकेशन, वैलिडेशन भी होना चाहिए। लेकिन इतना विविधताओं वाला देश है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो बनवा चुके हैं। ठीक है, जो आ गया वो बनवा लिया। अब वो इतना आसान काम नहीं है, और जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा है भी नहीं। ये एक हुआ। अच्छा, ममता बनर्जी बहुत ही चालाक, ममता बनर्जी बहुत ही चालाक और बहुत ही जुझारू पॉलिटिशियन। एक तरफ तो वो चिट्ठी लिख रही, और दूसरी तरफ मैं अपनी आंख से आके देख के बता रहा हूं, एक हफ्ते में मैंने भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का या उनके कार्यकर्ताओं का एक टेबल, एक जगह मैंने नहीं देखा जहां पर वो SIR में लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने कोई स्टॉल लगाया हो। और मैंने TMC के कम से कम 50 से ज्यादा स्टॉल देखे जहां पर लोगों की मदद करने के लिए उनके गांव में जाके, उनके अपार्टमेंट में जाकर उनसे बोला जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। जो SIR फॉर्म है उसका फोटो स्टेट कराकर, जो SIR का फोटो स्टेट फॉर्म है, TMC का कार्यकर्ता उसका पूरा डिटेल भर दे रहा है वोटर का, और फिर कह रहा है यही तुम भर करके BLO को दे देना। और वो चिन्हित कर रहे हैं, अगर इस विधानसभा से आपका वोट उस विधानसभा हो गया, सब इंटरलिंक्ड है। सरकार अपनी है भी, तो वो SIR पे तो एकदम माइन्यूटली वो लगे हुए हैं, हर जगह भरवा रहे हैं, हर जगह भरवा रहे हैं। अब देखिए, अब क्या है, जैसे मैं दिल्ली से जाता हूं ना, तो जैसे मैं पहला रिपोर्टर था, अभी बंगाल में गया था उसको SIR कवर करने। तो जब आप डेंस पॉपुलेटेड एरिया में जाएंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, अगर आप उससे बोलो बांग्ला बोलो, तो हम पूछते हैं हिंदी बोलो। तो अगर आप बांग्ला नहीं बोलते हैं, अगर आप हिंदी बोलते हैं, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो मालूम क्या सोचता है, मोदी का भेजा पत्रकार है, BJP वाला है। उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है तुरंत। बांग्ला है, बांग्ला बोल रहे हो तब तो ठीक है, बात पे बात कर लेगा, बात करने के बाद वो कंक्लूजन निकालेगा। हालांकि आजकल तो चैनल का माइक पकड़ के ही लोग कह देते, अरे ये तो वो वाला, ये तो वो ये वाला है। माइक का रंग देख के जनता खुद ही चश्मा लगा चुकी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी भाषी लोग जो कोलकाता आए हैं, अगर आप उनमें देखेंगे तो मेजॉरिटी फॉरवर्ड क्लास की है। मेजॉरिटी मतलब जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो धनाढ्य हैं, जो पैसे वाले हैं, वो फॉरवर्ड क्लास है। जो वहाँ और भी गए हैं, वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, नीचे वो नीचे की मतलब बैकवर्ड या SC ST होंगे, लेकिन जो पैसे वाले हैं, जो 50 60 70 100 साल से पहुँचे हैं, वो ज़्यादातर फॉरवर्ड क्लास के हैं, चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों। तो अब वो क्या है कि उनके अंदर एक हिंदुत्व की फीलिंग आई चुकी है। पूरे देश में बदलाव हो रहा है, बंगाल में नहीं हो रहा है।
और हुआ ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिस्टों को देखते देखते और ममता बनर्जी का कम्युनिस्ट वर्जन देखते देखते देश में दूसरी जगहों पर डेवलपमेंट के जैसे काम हो रहे हैं या जितना तेजी से और देश का हिस्सा बढ़ रहा है, पश्चिम बंगाल वैसा बढ़ता हुआ कोलकाता दिखाई नहीं देता। तो उनके अंदर एक बेचैनी है कि रिजीम में चेंज होना चाहिए, अब ममता बदलनी चाहिए, बहुत हो चुका, नहीं तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। वो दो वजहों से रहना मुश्किल हो जाएगा उनके, एक तो मुसलमानों की बढ़ती आबादी, दूसरे बांग्ला भाषा भाषी और हिंदी भाषा भाषी के बीच में भी एक डिफरेंस दिखाई देने लगता है। ये एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने जमीन पर देखा है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टीएमसी वालों से अगर आप कहेंगे, बातें करेंगे तो कहेंगे जो पहले वाम था वही अब राम है, यानी पहले जो कम्युनिस्ट थे वही अब बीजेपी की तरफ चले गए। तो हमेशा से, जैसे मैंने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय बीजेपी के उभार को रोकने के लिए कहा गया, कांग्रेस और वामपंथियों ने हाथ मिला लिया। वामपंथियों को समाप्त करने के लिए या वामपंथियों का राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव खत्म करने के लिए एनडीए ने या बीजेपी ने ममता बनर्जी से हाथ मिला लिया और वो समय दशक तक चला। फिर इसके बाद जब ममता बनर्जी अब आ गई तो अब ममता बनर्जी को क्या कहते हैं कि एक तबका ये मानता है कि ममता बनर्जी, और ये ऐसे लोग कैसे देखिए निकालते हैं कि ममता बनर्जी और मोदी जी या बीजेपी में एक नूरा कुश्ती है। ऐसा मानने वाले कम्युनिस्ट को मानने वाले और कांग्रेस को मानने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस के एक नेता अधीर रंजन चौधरी, राबड़ी देवी का घर खाली करा लिया गया। अधीर रंजन चौधरी मेरी जानकारी से हिसाब से अभी सांसद निवास में ही है और पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले वो भी पाला बदल के बीजेपी में चले जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। बहरहाल, अधीर रंजन चौधरी देखिए जिस इलाके से लड़ते थे वो पूरा मुस्लिम डोमिनेशन वाला इलाका है और मुसलमान उनको लगातार चुनते रहा था, लेकिन इस बार जैसे ही यूसुफ पठान को ममता ने लड़ा दिया वो हार गए। ममता का विरोध उन्हें रोक दिया, नहीं तो कितने सालों से अधीर रंजन चौधरी मुस्लिम डोमिनेशन वाले एरिया से लोकसभा सांसद जीत के आते थे। एक समय ऐसा जीत के आए थे जब 44 लोग आए थे विपक्ष के नेता के तौर पर, वही थे। तो बात यह है कि ये हमेशा ये माना जाता है, अब ये वहाँ कम्युनिस्ट और कांग्रेस को मानने वाले कहते हैं ये तो नूरा कुश्ती, हिंदू मुसलमान में चुनाव हो जाएगा और इसके बाद मुसलमान सब चले जाएगा टीएमसी में, कुछ हिंदू चले जाएंगे टीएमसी में और टीएमसी का काम हो जाएगा, तो दिल्ली में वो रहेंगे, तो इनका उभार नहीं हो पाएगा। ममता बनर्जी के से बीजेपी को चुनाव लड़ना इतना आसान इसलिए भी नहीं है, मैं बताऊं। हालांकि इस बार उनके छक्के छोड़ाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन जो उनके पक्ष में बातें जाती हैं, पहली बात वो महिला हैं और पश्चिम बंगाल की जो कम्युनिटी उसमें महिलाओं का बहुत वर्चस्व, आप जानते हैं। किसी भी घर में महिलाएं डिसाइडिंग फैक्टर होती हैं और दीदी ने पिछले 2021 से लगातार गरीब अमीर सब महिलाओं के खाते में पैसा दे रही हैं। तो एक तो ये उनके पक्ष में जाता है, दूसरा उनके पक्ष में ये जाता है कि लास्ट बंगाली लीडर की पहचान उनकी है। बांग्ला प्राइड की बात मैंने कहा, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि आज़ादी के बाद ये पहली कैबिनेट मिनिस्ट्री है मोदी जी की, जिसका कैबिनेट मिनिस्टर पिछले 10 सालों से कोई बंगाली नहीं बना। मंत्री बने MOS लेवल के, लेकिन इससे पहले की सरकारों में केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल के दिमाग से ही हाँका जाता था। तीसरी बात, बीजेपी को वो बंगाल की पार्टी नहीं मानते, जबकि उसका ओरिजिनेशन वहीं से ओरिजिनेट हुई है, वहीं के आदमी ने उसको बनाया, लेकिन उसे बाहरी पार्टी के तौर पे देखते हैं। चौथी बात कि उनके पास फेस नहीं है। सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता के तौर पर आपको आक्रामक लगते तो हैं, लेकिन जमीन पर अभी उनकी वो स्वीकार्यता नहीं है। और चौथी बात जो ममता बनर्जी के पक्ष में है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन
जमीन पर बहुत तगड़ा खड़ा किया है। खैर वो जो सत्ता में आएगा उसी का खड़ा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का एक ये भी तरीका है। अगर कल बीजेपी की सरकार आएगी ना तो ये सारे जो टीएमसी के दफ्तर हैं इसमें बीजेपी के झंडे आ जाएंगे। वो लास्ट में एक किस्सा सुना के मैं बात खत्म करता हूँ। 2006 का इलेक्शन था, मैं कवर करने गया था, मेरे एक बंगाली मित्र भी गए थे। रात को 10:30-11 बजे के बाद पुरुलिया के एक होटल में शाम को कुछ हल्ला हुआ। हम लोग नीचे उतर के गए, हमने पूछा कि क्या हुआ। देख रहे हैं सीपीएम काडर के लोग वहाँ के लोगों से बिल्कुल आम लोगों से उनका वोटर आईडी कार्ड रात के अंधेरे में ले रहे थे और तेज तेज आवाज़ दे रहे थे। हम पहले तो डरे, लेकिन फिर पत्रकार होने के नाते हम लोग घूमते टहलते वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वो कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। उन्होंने बंगाली में पूछा कि ये क्या कर रहे हो, क्यों ले रहे हो वोटर आईडी कार्ड। बोला ये बहुत बदमाश लोग हैं, ये वोट देने नहीं जाते, पैसा लेके घर रह जाते हैं। हम इनको वोटर आईडी कार्ड वहाँ पर देंगे, बूथ पे, पोलिंग बूथ पर। वो तो हम लोग समझ गए। चूंकि वो एंटी सीपीएम वोट था इसलिए रात में ही वोटर आईडी कार्ड बटोर लिया गया और वो लोग अगले दिन हम लोग गए थे, वो लोग वहाँ वोट देने नहीं आ पाए थे। तभी मुझे लगा था 2006 में, अच्छा मैं गांव में जाता था, हर गांव में एक विलेज सेक्रेटरी होता था। वहाँ सीपीएम का 2 कमरे का एक पक्का स्थायी 2 कमरे, एक वॉशरूम और एक किचन और 2 आदमी, एक साइकिल, और वहाँ 2-3 फुल टाइमर सीपीएम का काडर रहता था। उस गांव की सारी समस्याएं सबसे पहले उस विलेज सेक्रेटरी के पास आती थी, फिर आगे जाती थी। ऐसा था, मेरे एक सीनियर थे, वो याद नहीं आता है, बाकुरा के शायद एसपी थे। चूंकि उस बार मैं बहुत हो गया, वो पुलिस अधीक्षक था, आईपीएस अधिकारी थे। मैं गया तो मैं उनसे मिलने के लिए गया। आमतौर पर आप किसी भी जिले के कप्तान से डायरेक्ट मिल सकते हैं। मैं वहाँ गया, मैंने पूछा एसपी साहब कहाँ बैठे, उन्होंने कहा फर्स्ट फ्लोर। मैं सीढ़ियों से गया, मैंने कर्टेन हटाया, मैंने कहा भैया नमस्ते। कहा अरे आओ आओ बैठो। मैंने कहा अरे भैया, देश में किसी भी एसपी से कप्तान से मिलने के लिए ऐसे किसी ने नहीं सिक्योरिटी, ना कोई पीए, ना कोई गार्ड, न कुछ, ये क्या है। बोले यार जो कुछ भी है वो सीपीएम है। जाओ, सीपीएम के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का दफ्तर थोड़ी दूर पर है, वहीं एप्लीकेशन सब साइन होती है, फिर एसपी डीएम के पास आता है। वो जो काम कहेंगे हम करेंगे, जो नहीं कहेंगे वो नहीं करेंगे। ऐसा नेक्सस था सीपीएम का, जमीनी काडर और ये वो एकदम सिस्टम से, विलेज सेक्रेटरी, ब्लॉक सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, हर जगह सेक्रेटरीट मेंबर, ये वो। मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सीपीएम को हराना नामुमकिन है। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम के 2 आंदोलन उन्हीं की स्टाइल में कर जिसको ममता बनर्जी ने टिकट दिया वो लोग विधायक हुए। कितनी लंबी, मैं तो कहता हूं भारत की आजादी के बाद मैंने अपनी आंखों से उतनी बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति नहीं जीती जिसमें जनता ने एक सुर में, एक मूड में सारा का सारा सिस्टम सीपीएम का धरा रह गया, सत्ता उखाड़ के फेंक दी एक अकेली महिला ने। आपको वो गायक का नाम पूछ दो तो आप नहीं बता पाएंगे। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। मुझे मालूम था तो मैं दादा के घर पहुंच गया। छोटे से फ्लैट में रहते थे। उन्हें दीदी ने बुला के टिकट दिया। उन्होंने कहा मैं तो ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता हूँ। इस गाने का उन्हें 8,000 रुपये मिला था। तो उन्होंने कहा ऑर्केस्ट्रा में गाना गाते, दीदी में कहाँ इस चक्कर में। उन्होंने कहा आप गाते रहना, बस फॉर्म भर दो। वो एमएलए बन गए। ऐसे बहुत सारे एमएलए, डीजीपी, ये वो। ममता बनर्जी के पास कैंडिडेट नहीं थे, हम लोग की जान पहचान नहीं थी, हम भी भर देते। खैर, तो वो सारे लोग जीत गए, सब एमपी बन गए, वो एमएलए बन गए, सरकार बन गई। उसके बाद धीरे धीरे ममता बनर्जी का भी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और उनके लोगों का सीपीएम की तरह हो गया। वो भी ये समझते हैं कि उनका भी अभेद्य दुर्ग हो गया, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता। लेकिन एक लोकतांत्रिक क्रांति बंगाल में भी और इंतजार कर रही है। होगी कब, ये देखने वाली बात है। कुछ और अच्छे किस्से और कुछ और बंगाल की बातें अगले वीडियो में। ये बहुत लंबा हो गया, आप बहुत देर तक बने रहे, इसके लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।